you haven't read the Hindu newspaper, then I will be telling you important aspects. यहाँ पे आपको दिखाई देगा Yemen's warring factions have agreed to implement a new ceasefire, right? अब सिचुएशन है यमन के आसपास की, और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यहाँ पे पीस प्रोसेस के लिए बात हो रही है. द पॉइंट इज कि वाई आफ्टर ऑल पीस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड इन यमन. सो यमन में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक्चुअली इट्स लाइक देर आर टू इंटरेस्ट ग्रुप्स, देर आर टू कंट्रीज हु वांट बेसिकली कि यार उनकी ना उनके फेवर के लोग जो हैं वो लोग क्या कर पाए, यमन में गवर्नमेंट बना पाए. तो हमारे दिमाग में इंटरेस्ट आता है कि यार यमन में गवर्नमेंट बनाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ क्यों इन्वॉल्व हैं. तो यहाँ पे ईरान आपको दिखाई देगा एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको सऊदी अरेबिया दिखाई देगा. अब आप सोच रहे होगे कि ये दोनों कंट्रीज़ आफ्टर ऑल यमन में क्यों बनाना चाहती हैं. हालांकि इनके रीजंस तो बहुत सारे हैं. इनकी हिस्ट्री है, इनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इनको अपने कंट्री के गवर्न करने का तरीका है, या इस्लाम के प्रति इन लोग का जो सेंटिमेंट है उसमें जो इन लोग के अलग अलग परसेप्शंस हैं, अलग अलग तरीके हैं. शिया सुन्नी का भी डिवाइड देखने को मिलता है. तो यमन में जो गवर्नमेंट अपने फेवर की बनाने का मोटिवेशन जो है वो मैनीफोल्ड हो सकता है. लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, क्या इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको ऐसा दिखाई देता है क्या कि इंडिया में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो किस रूलिंग पार्टी की हो, और इस रूलिंग पार्टी को कहीं से फॉरेन सपोर्ट आ रहा हो. क्या ऐसा दिखाई देता है? मेरा सवाल पूछने का मतलब ये है कि अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन सपोर्ट की मदद से अगर रूलिंग पार्टी इंडिया में आने लगे, क्या आपको ऐसा देखने को मिला है अभी? क्या सुना है आपने कभी ऐसा? That the foreign support is going to some political parties and some of them are not able to gather foreign support, foreign funding and all of this. Have you seen this? सर लाइक वंस लाइक लॉन्ग बैक, जब आई गेस जब इंडिपेंडेंट हुआ था, जब हम्म. स्टार्ट हुआ था रिपब्लिक बनना हम लोग का अच्छे से, हम्म. सो उसके आसपास ये थ्योरीज थी ऐसी, हम्म. नॉट फॉर द गवर्नमेंट बट इट्स लाइक जैसे सीपीआई को चाइना से फंडिंग मिलती थी. हम्म. तो आई गेस दिस इज द क्लोजेस्ट थिंग एग्जैक्टली. दैट आई. यस, दिस इज अ गुड गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड. दिस इज अ गुड एग्जाम्पल दैट हमारे यहाँ पे जो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे एक टाइम पे, कम्युनिस्ट पार्टीज को, कम्युनिज्म की थियरी को, तो उसमें हमें चाइना एक्टिव रूल से तरीके से, और कोरिया भी, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया, एक्टिव तरीके से कम्युनिज्म की थियरीज पे उस एशिया रीजन में फैलाना चाहते थे. यस. बट अगर आप बात करें कि अगर यमन में फॉरेन कंट्रीज ईरान और सऊदी अरेबिया अपनी फेवर की पार्टी बैठाना चाहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेन है. वो सॉवरेन नहीं होगी, क्योंकि हमेशा उसमें क्या होगा, फॉरेन इन्फ्लुएंस हमेशा होगा. अब क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि यार ईरान यमन में इतना ऐसा क्यों इंटरेस्टेड है. तो उसके मोटिवेशंस तो बता दिए, लेकिन उसके जोग्राफिकल रीजंस भी हैं. जोग्राफिकल रीजंस ये है कि यमन की जो लोकेशन है वो इस तरीके से है. यमन एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ से इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर, जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, वो दोनों तरफ जाते हुए आपको दिखाई देंगी. यहाँ से ऊपर वाले रूट ए से ये आपको गल्फ की तरफ जाते हुए दिखाई देंगी, और बी की अगर आप बात करें तो ये आपको फिर यहाँ पे रेड सी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगी. तो यमन का जो लोकेशन है वो कुछ ऐसा पड़ता है कि वो नेवल ट्रेड में आई इस रीजन में एडवांटेज देता है. और इस रीजन में कौन सी कंट्री आपको दिखाई देती है? दैट इज इंडिया. यानी इंडियन ओशन, प्रिसाइसली इंडियन ओशन के अक्रॉस जो भी ट्रेड होता है वो यमन की इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से कंट्री अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती है. राइट. तो अब इसमें फैक्ट क्या है जो आपको याद रखना है? सबसे पहले कि ये वॉर इन यमन में ईरान जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, और सऊदी जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है. तो आपने अभी बहुत ज़्यादा सुना होगा हाउदी रीबल्स. अब लोग इनको हाउदी रीबल्स कह रहे हैं, लेकिन ये हैं मिलिटेंट्स. मिलिटेंट्स मतलब देर आर सर्टन पर्सन हु हैव आर्म्स एंड एम्यूनेशंस विद देम. अब हाउदी रीबल्स को सपोर्ट करता है ईरान,
और प्रेजेंटली जो यमन में गवर्नमेंट है उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज, दोनों पॉलिटिकल फैक्शंस के पीछे इन लोग का सपोर्ट है। और ये जो वॉर है ये ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुआ, इसको 10 साल हो चुके हैं बेसिकली। 2011, पोस्ट 2011, 2011 का टाइम ये हमेशा याद रखिएगा। 2011 के ये टाइम है जब कहते हैं अरब स्प्रिंग आई थी। अरब स्प्रिंग में हुआ क्या था? अरेबियन कंट्रीज, जितनी भी अरेबियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज भी, तो वो उन कंट्रीज में जो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, जो लार्जली शारिया रूल के हिसाब से अपनी कंट्री को चला रहे थे और मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी एक तरीके से, है ना, उन लोगों को सिविलियन मूवमेंट होने के बाद, जैसे इंडिया में भी हुआ था एक टाइम पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उस तरीके से अपनी गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ था, कई सारी कंट्रीज में हुआ था। येमेन में जो तख्ता पलट हुआ वो विवादित रहा, वो हमेशा डिस्प्यूटेड और कंट्रोवर्सीज में रहा। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आपको जो ये देखना है कि ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये तो लड़ाई पुरानी है, ठीक है। जो पीस टाइम के लिए कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? राइट, ओमान, राइट, ओमान इज देयर, which is favoring Saudi Arabia, you will find. So, announcement by US Special Envoy for Yemen, Hans Grundberg, marks the latest step to end the deadly 9-year war that has killed hundreds and thousands of people and trigger one of the world's humanitarian crisis, world's worst humanitarian crisis. The meeting is with Grundenberg in Saudi Arabia and Oman, with Rashad Al Amin Alimi, head of Yemen Saudi backed Presidential Council, and Mohammad Abdul Salam, the chief negotiator of the Iran backed Houthi rebels. इन दोनों के बीच में बैठ के बात करा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, Yemen has been gripped by conflict since Iran backed Houthi rebels has taken the capital of Yemen, Sana'a, in 2014, triggering a Saudi led military intervention in support of the beleaguered government the following year. Beleaguered, ousted government the following year. And followed by this, there has been a ceasefire, peace settlement brought out by United Nations in 2022, after which hostilities have reduced. But intervention in Yemen right now is very much important because you are seeing sea vessel attacks. आज ही के फ्रंट पेज में द हिंदू में भी है कि इंडिया बाउंड शिप पे अटैक हुआ है। तो सी वेसल अटैक्स जो है वो हाउदीज जो है अब कर रहे हैं। प्रो अमेरिकन कंट्रीज, जितनी भी प्रो अमेरिकन कंट्रीज हैं या प्रो इजराइल कंट्रीज हैं, उन पे प्रेशर क्रिएट कराने के लिए हाउदीज अटैक कर रहे हैं, गाजा में अपना सपोर्ट शो करते हुए, सपोर्टिंग गाजा या सपोर्टिंग हमास। So that is why the peace settlement right now in Yemen is very much important, because Houthis are associated with Yemen only. So Clat will give you a very direct question. It will be asked, जैसे अभी आपने देखा इजराइल और गाजा के ऊपर जो क्वेश्चन आए उसमें हमास का मोटिवेशन क्या था वो पूछा है प्रिसाइसली। तो आपको भी ये पता करना, समझना चाहिए कि हाउदीज की जब हम बात करते हैं, whenever we talk about हाउदीज, राइट, इनका जो मोटिवेशन है वो कहाँ से सिचुएटेड है हाउदीज? तो यमन में अपनी गवर्नमेंट बनाने का। सेकेंड न्यूज, नाउ विद द सेम कॉन्टेक्स्ट यू विल फाइंड दैट ईरान थ्रेटन्स टू शट डाउन मेडिटेरेनियन सी if there is no let up in Gaza attacks. If there is no let up in Gaza attacks. Now, again, you will find that Iran is threatening to shut down Mediterranean Sea. Now, it comes to my mind, one question comes to my mind, that ईरान तो अरेबियन सी में कोई भी चीज को इन्फ्लुएंस करा सकता है यार, मेडिटेरेनियन सी में तो वो है भी नहीं। ईरान मेडिटेरेनियन सी में कैसे पहुंच गया? मेडिटेरेनियन सी तो यूरोप के चारों तरफ है और ईरान तो पाकिस्तान के बगल में है। आफ्टर ऑल ईरान इतनी बड़ी धमकी दे कैसे रहा है कि वो मेडिटेरेनियन सी को शट डाउन कर देगा? अब इससे जो कंट्रीज का फियर है वो क्या है? वो एस्केलेट हो रहा है।
क्यों? क्योंकि बात अब आ चुकी है इकोनॉमी पे। अब लोगों की इकोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है। इकोनॉमी में दो बहुत अहम चीज़ें हैं, या कह सकते हैं तीन बहुत अहम चीज़ें हैं। एक, जो स्टील का मूवमेंट होता है, कहाँ से? इंडिया के साइड से यूरोप की तरफ। दूसरा, जो आपका फूड प्रोडक्ट्स का मूवमेंट होता है, कहाँ से? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया से अफ्रीका की तरफ। और तीसरा बहुत बड़ा मूवमेंट होता है ऑयल का, यहाँ से, इंक्लूडिंग रशिया से जो हमारे पास अभी ऑयल आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। तो इकोनॉमी पे बात है, क्योंकि अगर ये तीन चीज़ें कंट्री में आना बंद हो गई तो आपको पता है पूरी इकोनॉमी जो है, इंडस्ट्री साइड जो है, सफ़र कर जाएगा, इंक्लूडिंग फूड डिपेंडेंट कंट्रीज पे असर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईरान जो है, एक तरीके से अगर आप दोनों न्यूज़ को एक साथ देखें तो आपको समझ में आएगा कि ईरान का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है। यानी गाज़ा में जो कुछ भी हो रहा है, गाज़ा के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, गाज़ा में जो हमास है, कहीं ना कहीं उसको ईरान की तरफ से मटेरियल सपोर्ट है, उसका एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन मॉरल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट बराबर रूप से मिल रहा है। हमास को ये विश्वास है कि अरेबियन सी में एक उनका देश है जो उनके हित के लिए अमेरिका या अमेरिका का साथ देने वाले जितने भी देश हैं, उनकी गर्दन दबाने की कोशिश ज़रूर करेगा। An Iranian Revolutionary Guards commander said the Mediterranean Sea could be closed if the US and its allies continue to commit crimes in Gaza. What Iran is saying, that they are committing crimes in Gaza. Iranian media has reported on Saturday without explaining how that would happen. How can Iran influence Mediterranean Sea? Now the point is that Iran backs Hamas against Israel, and it accuses the US of backing what it calls Israeli crimes in Gaza. So कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि how has Iran responded? To the overall situation? What will you answer? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली। हाउ हैज ईरान रिस्पॉन्डेड टू द ओवरऑल सिचुएशन? So the answer is very simple. Iran, first, Iran has threatened to block naval sea routes. ध्यान से सुनिएगा, मैंने सिर्फ जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको। ईरान ने क्या धमकी दी है, हेडिंग क्या कह रही है? शट डाउन मेडिटेरेनियन सी। लेकिन उससे हमें समझना क्या है, मेडिटेरेनियन सी को बंद करने से होगा क्या? नेवल सी रूट्स ब्लॉक कर रहा है। इस ब्लॉकेज से क्या इफेक्ट होगा? ये लॉजिकल रीजनिंग में जैसे ही जाओगे आप तो वो वाला लॉजिक वहां शिफ्ट हो जाता है। इफेक्ट क्या होगा, इन्फर क्या किया, कहना क्या चाहते हो, ये सब लॉजिकल रीजनिंग में है। जीके में क्या है? नेवल सी रूट्स बंद कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, यूएसए एंड इजराइल के एक्शंस को क्या बोला है? वॉर क्राइम्स। क्लियर? दैट इज हाउ ईरान हैज ओवरऑल responded to the situation as of now. Now, the important point here is this Strait of Gibraltar. The Strait of Gibraltar. Please, are you writing this down in your copy? Are you writing this down? Whatever I'm writing on the sheet, are you writing this down in your copy? सर फॉर मी इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू नोट इट डाउन क्योंकि थोड़ा लाइक कन्वेंशनल जैसा नहीं है ना। सो हाउ डू वी मेक नोट्स इस टाइप की न्यूज़ के? मतलब नहीं समझ रहा हूँ मैं। देखो, तुम लोग जो बहुत ज़्यादा सीक्वेंसिंग और हायरार्की और स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में मत पड़ो। जैसे पॉइंट नंबर 1, पहली न्यूज़ क्या थी? पॉइंट नंबर 1, यमन, जैसे एरो किया था, यमन में दो कंट्रीज़ हैं, दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया। ऐसे लिखा है मैंने यहाँ पे, ईरान और सऊदी अरेबिया। और ईरान के बगल में ब्रैकेट में आपको लिख देना था हौदी। फिर यमन से एरो खींच के लिखा है पोस्ट 2011 अरब स्प्रिंग।
तो वहां पे आपको लिखना था पोस्ट 2011 से यमन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सो यू गॉट टू राइट डाउन कॉन्फ्लिक्ट इन यमन 2011 अरब स्प्रिंग. That's fact number one. Fact number two. Fact number three. Fact number four. Fact number five. Current discussions going on in Oman. Fact number six. Yemen captured Sana'a in 2014. Fact number seven. UN brokered peace deal in 2022. Fact number eight. बाकी चीज़ें समझ रहे हैं. वॉट, वेन, वेयर, हु, ये सब नाम आपको दिखाई दे. मिस्टर ग्रिंडनबर्ग का नाम हांस ग्रिंडनबर्ग. यस, यू कैन राइट इट डाउन that he is the Yemeni representative in United Nations. Oh, sorry, United Nations representative working for Yemen. Yemen. Are you getting me? You have to write it down like this. Because at the end, ये PDF का क्या करोगे आप? क्या समझोगे इससे? So please continuously start writing it down also, है ना? जैसे भी लिखता हूँ. अभी मैंने second news आया. Iran threatens to shut down Mediterranean Sea. So you simply write down this, that Iran blocking sea route affecting economy, export import of या movement of three things: steel, food and oil. You need to understand the context also कि इन इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, राइट. फिर लास्ट में, हाउ हैज ईरान रिस्पॉन्डेड टू द ओवरऑल सिचुएशन, थ्रेटन टू ब्लॉक नेवल सी रूट्स एंड यूएसए एंड इजराइल एक्शंस आर वॉर क्राइम्स. That is, we are preparing the gist. So these are around 15, 14 facts that we have written so far. Now we are coming to Strait of Gibraltar. Next fact. So what it links? Now Strait of Gibraltar is very important because it is near Africa. It is near Africa. अफ्रीका के ऊपर से पास होता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. यार तुम लोग को एक बताना, अगर मैं मूवी प्ले करूं तो तुम लोग को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, मेरा प्राइम दिख रहा है बट अभी तो First, though, we decided to find out which of our दिखा cars. शायद ब्लैक स्क्रीन हो गई ना. ब्लैक स्क्रीन होगी, सबटाइटल्स आ रहे हैं बस. भैया डिस्कॉर्ड पे नहीं दिखा, ऐसे नहीं होता है. अरे डिस्कॉर्ड पे यार, आप यही स्ट्रीम तो, कर ये लोग सकते बहुत चालू हैं, बहुत तेज हैं ये लोग, वरना मैं तो यूट्यूब लाइव कर देता सब. बहुत तेज हैं, दे हैव लाइक मेड द स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती. हैं. भैया डिस्कॉर्ड पे हो जाता है, मतलब डिस्कॉर्ड पे आराम से दिखता है सब. It's a software that I need to download. यस हाँ sir. भैया, डिस्कॉर्ड ऐप है. जेनजी बच्चे उस पे मोबाइल में. वीएम में बात करते मोबाइल हैं. मोबाइल पीसी हर जगह. मोबाइल टैब पीसी. खुराफाती लौंडों को देख सकते हैं आप. ये हमारा भारत का जुगाड़ू युवा है. आप कोई भी ले आए मेन सॉफ्टवेयर, ये नया इनका बवाला ढूंढ लेंगे. बहुत बढ़िया, उच्चतम प्रदर्शन. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि भारत सरकार जिस तरीके से राशन फ्री में बांट रही है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट को अपना विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 बांटना पड़ा है. सारे सिस्टम्स में पायरेटेड माइक्रोसॉफ्ट डला हुआ है और काम चल रहा है. भारत में कोई टेंशन नहीं है. कोई हमसे माइक्रोसॉफ्ट के सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे मांग ले, माँ कसम कंप्यूटर यूज़ करना बंद कर देंगे. पैसे तो नहीं देंगे. भैया मैंने तो क्रैक डाउनलोड किया है, उससे मेरा जेन्युइन हो गया विंडोज ही. अपने आप उसमें विंडोज़ ने मांगता है ना अपडेट भेजा आप. 11 का, बोला इट्स फ्री. हाँ भैया, मतलब जैसे उसमें की मांगता है ना प्रोडक्ट की, तो एक क्रैक है मेरे पास, वायरस टाइप का है, तो उसको अगर इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी हाँ, मतलब आई नो. विंडोज जेन्युइन हो जाएगी अरे अरे अरे, और ये सारे फीचर्स यूज कर अरे सकते हैं उससे. ठीक है, माना जेनजी खुराफाती है, लेकिन हम लोगों ने भी अपने टाइम पे क्रैक और ये सब किया है. तुमको क्या लगता है नीड फॉर स्पीड के हम लोग जा जाके 12-12 सौ की गेम की डीवीडी खरीदे हैं? सब पायरेटेड डाउनलोड करें हैं तो सब. पहले तो वो भी तो था ना कि मतलब मैं क्या करता था जब छोटे थे, तो वो मिलती थी डीवीडीज मिलती थी गेम्स की, हम्म. तो लेकर गए तो उसमें तो काफी चलते नहीं थे, जो चल गए वापस गए, ये चली नहीं, नया दीजिए. एक बार दिए 50 रुपए और खूब गेम्स बना लिए उसमें से. हाँ, मैंने भैया एक बार किया था कि 30 GB का गेम था, उसको 2 बार एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करके एक PS5 का एक गेम स्टेशन था, वहां पे जाके उसको दे दिया. वो बदले में मतलब उतने ही लेवल का गेम देता, तो मैंने GTA 5 ले लिया था उससे. एक ही गेम को डबल बार कॉपी पेस्ट करके, उसको लगा 60 GB का गेम कोई दिया है इसने,
उसने मुझे 60 GB का GT5 दे दिया उसके बदले, जबकि वाह मैंने उसको 30 GB का दिया था, वाह बेवकूफ क्वीन का। वाह। यही सब करने के बाद मोटिवेशन आया कि अगर अपनी जी बचानी हो तो वकील बनना पड़ जाएगा मेरे को, क्योंकि हाँ आधा भैया। आधा क्राइम तो हम ही करते फिर रहे हैं, फ्रॉड चोरी चकारी सब खुद ही करे फिर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये कौन से शहर में किया है तुमने? प्रयागराज भैया। और का, सही है, बहुत बढ़िया। उसका उसका गेम सेंटर भैया हाई कोर्ट के पास है। Very good. Anyway, coming to this again, this aspect, the Strait of Gibraltar we were discussing. So next point you are writing, what is why Strait of Gibraltar is important? Because it is above Africa. It is above Africa, and it connects Atlantic Ocean. It connects, अरे यार अफ्रीका के पास, it connects Atlantic Ocean with the Mediterranean Sea. Write this down. Strait of Gibraltar. There are three important straits, in fact, four important straits that you will study. These four straits are sometimes called as choke points. Do you know? These straits are called as choke points because if you stop them, if you block them, no ship will be able to move. And four important important straits around India are these. This is Strait of Malacca. Where it is? So it is in the southeast corner of India, near Andaman and Nicobar Islands. Between which countries? Do you know? Indonesia, Singapore. Malaysia, yes. Indonesia, Malaysia, and Singapore. Then there is this Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Strait of Hormuz connects. Strait of Hormuz connects Arabian Sea with Persian Gulf. Arabian Sea with Persian Gulf. And can you imagine it is between which two countries? So obviously Iran is there on one side, and on the other side you will find UAE, Eritrea to be there, small countries, Gulf countries. Then this is this strait which is called as Bab el Mandab Strait. Bab el Mandab Strait, and this is Strait of Gibraltar. So what is the most difficult aspect in this is that you don't remember their locations because you have not ever seen them. Now this will become the problem if you will not see their locations. Now if you locate Bab el Mandab Strait, आपको दिखाई देगा कि ये जो अरेबियन का एक ऐसा आपको एरिया नहीं दिखाई देता, अरेबिया थोड़ा सा उल्टा पल्टा गुजरात, उल्टा पल्टा गुजरात ही है यस ये, यस। ठीक है। अरेबियन का जो जो पेनिनसुला है, अरेबियन का जो पेनिनसुला है, उसके बाद ये अफ्रीका चालू हो जाता है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको, इस वाले एरिया को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका है ना। और ये है आपका पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, एक तरीके से सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, ठीक है। और तो इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो ये है,
इसको थोड़ा सा अगर हम पेंटिंग की तरह आपको बना दें तो आपको थोड़ा मे बी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि ये पूरा पानी है। ठीक है, ये पूरा पानी है और ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ज़मीन ऊपर तक गई हुई है यहाँ पे, मतलब बहुत पतला सा समुद्री रास्ता है ऐसे अंदर। ये है बाबेल मांडव, ये वाला बाबेल मांडव, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूस। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूस है और ये बाबेल मांडव है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूस है। तो बाबेल मांडव जो है वो किसके बीच में है? वेयर इन बिटवीन which country Bab el Mandab is there? So you will find Bab el Mandab Strait basically connects Red Sea. Basically connects Red Sea with Gulf of Aden. What are the countries here? Now you will find here Yemen to be an important country. Yemen. Opposite में आपको दिखाई देगा जिबूती। येमेन, जिबूती, यानी अफ्रीका आ जाता है एक तरीके से यहाँ पे। और फिर आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिखाई देता है आगे। तो आप रेड सी, पहले तो आप कहाँ से निकले? आप गल्फ अरेबियन सी से गल्फ ऑफ एडन आए, गल्फ ऑफ एडन से बाबेल मांडव स्ट्रेट क्रॉस किए और रेड सी में एंटर कर गए। रेड सी के बाद आप कहाँ चले गए? रेड सी के बाद आप सुएज कैनाल चले गए। सुएज कैनाल चले गए। अगर सुएज कैनाल आप नहीं गए, अगर आप सुएज कैनाल नहीं गए तो फिर आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर चले गए। दो रास्ते हैं आपके पास वहाँ से। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो सॉरी सुएज कैनाल गए, सुएज कैनाल से फिर आप एंटर कर गए मेडिटेरेनियन सी में, और मेडिटेरेनियन सी के बाद जब आपको फिर वहाँ से निकलना है अटलांटिक ओशन की तरफ, मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशन की तरफ, तो आप ये स्ट्रेट क्रॉस करोगे। अब आपको एक चीज़ नोटिस ही नहीं कर पाए तुम, ईरान के पास देखो कितने सारे स्ट्रेट पे कंट्रोल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कंट्रोल है और बाबेल मांडव स्ट्रेट पे कंट्रोल है। यानी ईरान बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस डाल सकता है कि यूरोप की तरफ जाने वाला माल और अफ्रीका की तरफ जाने वाला कोई भी शिपमेंट, उस पर वो इफेक्ट कर सकता है। ये आपको दिखाई देगा इन इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स के लोकेशंस के बाद। तो प्लीज़ क्लास के बाद डेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो कंट्रीज़ की राइवलरी चलती है, दैट इज़ इंडिया एंड चाइना की, वो आपको पता ही है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हमने डिस्कस किए, जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, नेवल चोक पॉइंट्स हैं, इनके प्लीज़ आप कह सकते हैं कि लोकेशंस को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा जाके, तभी आपको न्यूज़ समझ में आएगी। अब हम बात कर रहे हैं ईरान ने धमकी दी है। तो यमन ईरान अलाइंड हाउदी ग्रुप हैज़ ओवर द पास्ट मंथ अटैक्ड मर्चेंट वेसल्स लगातार थ्रू रेड सी in retaliation for Israel's assault on Gaza, leading some shipping companies to switch routes. Now, shipping companies are now switching routes. The White House says, White House ने कह दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान पे आरोप लगाया है कि ईरान इज डीपली इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट कॉमर्शियल वेसल्स इन द रेड सी। नाउ कॉमर्शियल वेसल्स पे प्लीज़ आप अटैक नहीं कर सकते, बिकॉज उसको सिविलियन अटैक माना जा सकता है, सिविलियन पे अटैक माना जा सकता है। आप नेवल शिप्स पे अटैक करिए तो समझ में आएगा। कॉमर्शियल वेसल्स को हाउदी अटैक कर रहे हैं। ईरान ने कहा कि ईरान ने कुछ, अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में ईरान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन ईरान ने ये कहा है कि यार मेरा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है मेडिटेरेनियन सी में, लेकिन तब भी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं वो उसको बंद कर सकते हैं। नाउ अमेरिका बिलीव्स दैट हाउ कैन ईरान डू सो, बट अगर ईरान कह रहा है तो क्या इसकी धमकी खोखली है कि नहीं खोखली है, समझ में आएगा। लेकिन लार्जली अमेरिका के ब्लेम्स से ये पता चलता है कि ईरान का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस मेडिटेरेनियन सी की तरफ तो है। तो ये दो न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में, और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट वाला इलाका जो है आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। ये आपको देखिए, ये साला जो मैप है ये हेल्प करेगा ऐसी चीज़ को देखने के लिए। जो मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बता रहा था वो यहाँ पे है, जो मैं आपको बाबेल मांडव स्ट्रेट बता रहा था वो यहाँ पे है, राइट। जो मैं आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बता रहा था वो यहाँ पे है। तो ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, इसको मैप में ज़रूर ध्यान से देखिएगा
और यहाँ पे आपको दिखाई देगा दैट दिस इज़ ये पाकिस्तान है और यहाँ पे आपको इंडिया दिखाई देगा, तो ये आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में, जो अभी जोको विडोडो है, कौन है प्रेसिडेंट इंडोनेशिया में, कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पहली चीज़ तो हम यही लिखेंगे, इंडोनेशिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जो करंट इनकम्बेंट जो पोजीशन होल्डर है वो कौन है, जोको विडोडो, राइट, जोको विडोडो। एंड इनके ऑपोजिशन में एक नया व्यक्ति जुड़ सकता है जिसका नाम आया है, क्या नाम है इसका, एनीस बासवेदान। तो अब बस आपको इस नाम पे ध्यान रखना है, एनीस बासवेदान। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ये अगले बन जाएं, इनके काफ़ी अच्छा जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा मिल रहा है इनको, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना डिटेल में हमें याद नहीं करना रहता है। मेन क्या है, एनिस बासवादान का पब्लिक कैंपेन करप्शन के अगेंस्ट चल रहा है कंट्री में। तो बस हमें याद रखना है कि दो चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं, एक इन्होंने एंटी करप्शन मेजर्स लेने की बात करी है, दूसरा इन्होंने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए बात की है। अब आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं थोड़ा सा कि क्या इस तरह के मुद्दे भारत में देखने को नहीं मिलते, भारत में देखने को भी मिलते हैं। और इंडोनेशिया और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। ये फोर्थ फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है, फोर्थ फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है इंडोनेशिया। अपने आप में एशियान इकोनॉमीज़ में अगर हम बात करें तो एशियान इकोनॉमीज़ में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, एशियान कंट्रीज़ में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। इंपॉर्टेंट अलाय है किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए। अगर हम इसकी बात करें चाइना के साथ, तो चाइना के साथ ये बैलेंसिंग एक्ट प्ले करता है, यानी लार्जली अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इंडिया के लिए इंडोनेशिया में जो भी कुछ इंटरनली चल रहा है वो एक स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट से ज़रूरी हो जाता है। अभी फ़िलहाल हमने मालदीव्स में देखा कि जिस तरीके से वहाँ पे अब्दुल्ला सॉलिह हरे और मोहम्मद मुइज़ू की सरकार आई, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन के एक आइलैंड कंट्री में जब कम हुआ, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट को सबवर्ट करता है। और यही चीज़ इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि सेम चीज़ इंडोनेशिया में भी हो। जोको विडोडो हाल फिलहाल तो काफ़ी इंडिया की तरफ काफ़ी अच्छे एफर्मेटिव दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उनके ऑपोजिशन में जो एनीस बासवादान जीत जाएं तो क्या उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, राइट। दैट इज़ वाई वी सी, एंड इंडोनेशिया की कैपिटल इज जकार्टा, सो यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ व्हाई डिड वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस पॉलिटिकल एस्पेक्ट, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज हैपनिंग इन योर रीजन। तो आप इसको कह सकते हो कि ये रीजनल न्यूज़ है, एशियन इकोनॉमी में एक कंट्री है जहाँ पे चुनाव चल रहा है। सो इसमें हम क्या फैक्ट बनाएंगे, क्या व्हाट आर द फैक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू राइट दिस डाउन। So we are not going to write down as such any fact other than this particular name, opposition Anis Baswadan, following anti-corruption, economic inequality, current president Joko Widodo and the capital is Jakarta. ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखें भी, right? Now the another important news that came in the Hindu, and today also it is there in the newspaper, that there is a aeroplane which has been brought down, has been asked to stop, right, which was about to go to Nicaragua. France had suspected that उसमें ट्रैफिकिंग हो रही है और उस फ्लाइट को लैंड करा लिया गया था, उतारवा लिया गया था फ्रांस में। क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी कंट्री के पास ऐसी पावर है, अगर वो किसी भी एयरक्राफ्ट को, जो कि पहली बात तो उसकी कंट्री का नहीं है, ना ही उसके कंट्री के सिटीजन्स को होल्ड कर रहा है, निकारागुआ जा रहा था, you know that it's one of the country in South America. How has France asked? Also you will find अच्छा यूरोप के मतलब अगर साउथ अमेरिका जाना है तो एरोप्लेन्स जो हैं
वो यूरोप के ऊपर से फ्लाई करते हैं, दे डोंट गो ओवर अफ्रीका. दैट इज ऑल्सो यू नीड टू नो why aeroplanes choose to go over Europe instead of going over Africa. Do you know? सर प्रोबेबली क्योंकि थोड़ा लाइक कॉन्फ्लिक्ट रहता है अफ्रीका में मे बी. No, geography. You see, if we particularly draw a map, this is a 2D structure which only has a length and a breadth, let's say this, right? Or the route can be shorter. Yes, if this is, you can say South America, one country here is Nicaragua, and let's say the plane is going from Mumbai. So point A to point B is a straight line only if it is a two-dimensional plane. If it is a 3D plane, which is a sphere, you can imagine the route will not be like this, but along the curvature as well. So this length L2 and L1, which one will be bigger? L2 will be bigger than L1, isn't it? Yes. All right. Now convert this particular plane into a curvature wala element. If only I could draw, yaar. I have to make it resemble like a curve, which unable to do so. अच्छा हुआ भैया हमने पीसीएम छोड़ दी. अरे पीसीएम नहीं, ज्योग्राफी है ये. अरे मतलब वही मिरर वाला. पीसीएम नहीं है. तो अर्थ में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप खड़े हो, ठीक है, तो आप उड़ के ऐसे जाओगे. इसको कहते हैं पोलर रूट्स. आप ऐसे जाने की बजाय, पूरा घूम के जाने की बजाय, आप ऊपर से चले जाओगे. ये जो कर्वेचर पड़ेगा आपका, अर्थ का कर्वेचर आपको चलना पड़ेगा. ये नहीं करोगे. आप पोल की तरफ ऊपर जाओ और वहाँ से अर्थ के उस साइड, दूसरे साइड चले जाओ. दैट रूट इज शॉर्टर. ऐसा कहते हैं, पोलर रूट्स आर शॉर्टर. So that is why these flights are passing over Europe and not over the entire ocean length. Also, अगर आप कॉन्टिनेंट के ऊपर से फ्लाई करते हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कहीं पे उतर सकते हो, रिफ्यूल कर सकते हो, इमरजेंसी में लैंड कर सकते हो. समुंदर के ऊपर जाओगे तो समझ पा रहे हैं हमें, बाकी तो कहने की ज़रूरत नहीं है. तो ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, राइट. द अगेन इसमें फैक्ट क्या है? तो फैक्ट हमारे लिए ये है कि इंडियन एम्बेसी ने कैसे रिस्पॉन्स किया. तो इंडियन एम्बेसी ने क्या दिया है? कॉन्सुलर एक्सेस, ग्रांटेड कॉन्सुलर एक्सेस. नाउ दिस कॉन्सुलर एक्सेस वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लर्क एस्पिरेंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्सुलर एक्सेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रांटेड कॉन्सुलर एक्सेस? Consular access simply means that access to legal representation, access to legal representation or access to legal aid, because they are foreign citizens. They are foreign citizens in France, and therefore India will come and discuss with foreign ministry of France and provide an advocate to these people, those who are stranded or has been brought down, और उनके ऊपर allegation है कहीं ना कहीं कि ये लोग trafficking of minors में involved हैं, right. तो उसके लिए इंडिया ने उनको काउंसुलर एक्सेस दिया है. इम्पॉर्टेंट दूसरा है कि एक वहाँ पे फ्रांस में यूनिट है जिसका नाम है जुनाल्को. व्हाट इज दिस जुनाल्को? इट्स अ फ्रांस पुलिस या एजेंसी अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ये भी आप लिख सकते हैं. द लॉ सेज that the French border police can hold the passage and can hold the passengers only for 4 days.
दिस इज व्हाट द लॉ सेज। 4 दिन में छोड़ कैसे सकते हैं? मतलब आप एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए, आप सभी की फोटोग्राफ्स, सभी की आइडेंटिटीज जो है वो सिक्योर कर लीजिए, आप सभी के स्टेटमेंट्स लिखवा लीजिए, सभी के स्टेटमेंट्स लिखवा लीजिए। और ये सब काम आपको 4 दिन के अंदर करना पड़ेगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है अपनी इंक्वायरी में 4 दिन के अंदर अंदर करिए। 4 दिन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उनको रिलीज करना ही पड़ेगा, ये लॉ कहता है। तो आज के पेपर में भी आया है कि दे हैव बीन अलाउड टू व्हाट, टेक ऑफ। सुना होगा आपने। पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पहली बात तो ये देखो, पेपर पढ़ना पड़ेगा। पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो ये वाला जो एनालिसिस है ये तुम्हारे लिए एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा, पूरी इंटरनेशनल सिचुएशन को बताएगा, लेकिन आप पेपर खुद से भी पढ़िएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द ट्रैवल में हैव बीन प्लान्ड बाय इंडियन पैसेंजर्स टू रीच सेंट्रल अमेरिका फ्रॉम वेयर दे कैन अटेम्प्ट टू एंटर यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा इलीगली। अगेन आपको इंडिया जो है, इंडिया इज बीइंग पुट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देख रहे हैं, मतलब इफ़ यू कैन लुक इनसाइड, मुझे दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हम सबसे पहले बात करें तो इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इनवाइट भेजा था 26 जनवरी 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। अमेरिका ने डिनाई कर दिया था। और फिर इंडिया ने इनवाइट भेजा था किसको? फ्रांस को, इमैनुअल मैक्रोन को। फ्रांस ने वो इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया है। फिर आप बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो ऑलरेडी पन्नू और निज्जर के मर्डर में अमेरिका जो है भारत से नाखुश है। और अगर आप बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, या सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, इंडिया इज वोटिंग अगेंस्ट, इंडिया इज वोटिंग अगेंस्ट इजराइल। तो फ्रांस हमारा एक रीजनल, यू कैन से, फ्रांस नाटो का भी मेंबर है, फ्रांस यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, और फ्रांस हमारा एक हिस्टोरिकल मिलिट्री, यू कैन से, पार्टनरशिप भी रही है हमारी फ्रांस से। और हमारे यहाँ पे वन ऑफ द कॉलोनाइजर्स भी तो रह चुका है फ्रांस। Sir, recently it has sent the Airbus aircraft to the India. वो रफेल, हाँ सर, और एयरबस का भी भेजा था। कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट भी भेज रहा है, राइट। सो फ्रांस हमारा एक रीजनल अलाय है। फ्रांस के टेरिटरी के ऊपर एक एयरक्राफ्ट जा रहा था जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहा है, और उतरवा लिया गया उसको। अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग करना, किसी भी कंट्री में किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन्स को मरवाने की कॉन्स्पिरेसी करना, ये सब इंटरनेशनल क्राइम्स के अंदर आते हैं। और इन सभी इंसिडेंट में आपको दिखाई देगा कि इंडिया इज एलिजेडली इन्वॉल्व्ड। बाय इंडिया आई मीन इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट इंडियन गवर्नमेंट। सो दैट इज हाउ इंटरनेशनली कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने की वजह से इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है कि इंडिया वेस्टर्न पावर्स और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स या वेस्टर्न यू कैन से पोजीशनिंग के इस हिसाब से इंडिया को आना ही पड़ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ आपको ईरान जैसा देश दिखाई देगा जो एक अलग तरह का मिलिटेंट प्रेशर उस रीजन में बना रहा है। So that is a very unique, you can say, challenge that India is facing right now. And well, sir, I have one question. जैसे so जैसे जब रशिया वाला भी हो रहा था तब भी जो वेस्टर्न मीडिया थी, अब जो भी था, so they were like kind of accusing India कि वो फंड कर रहा है वॉर यूक्रेन में। एंड नाउ जब ईरान खुले आम जो भी हरकतें कर रहा है तब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कुछ कोई सैंक्शन नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। सो व्हाई इज दैट? सो इज दिस लाइक वेस्टर्न हिपोक्रेसी या फिर क्या है कि अगर आपका नहीं हो पा रहा उसके ऊपर तो आप छोड़ दोगे उनको, इस टाइप से?
एक्चुअली जो मुझे रीज़न समझ में आता है वो ये है कि कार्टेलाइजेशन है, एक तरीके का कार्टेल बना हुआ है। क्योंकि ईरान के ऊपर अगर कुछ भी बात होगी तो देर आर बहुत सारे सरफिरे देश हैं, जो सरफिरे सरकारें चल रही हैं सरफिरे तरीके से, जहाँ पे वो लोग आंख बंद करके ईरान जैसे कंट्रीज़ का साथ देने आ जाएंगे। क्योंकि फिर उनको एक ही चीज़ दिखाई देगी कि एक कंट्री है जो ओआईसी की भी मेंबर है, अरब लीग की भी मेंबर है, उसको दबा रहा है कहीं ना कहीं। तो ईरान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ईरान के खिलाफ एक्शन लेंगे तो जब आपको रिएक्शन ऑब्वियसली पता है तो आप एक्शन लेने के पहले 100 बार सोचेंगे। ईरान पे अटैक करने का मतलब ये है ईरान को खौवाना बौखलाना, और ईरान किसी भी हद तक फिर चला जा सकता है। क्योंकि वो होता है ना कि आपको जब पता है दुश्मन के बारे में, व्हेन यू नो द राइवल हैज़ नथिंग अपेरेंटली ही केयर्स मच टू लूज, यू कांट फाइट सच अ पर्सन, बिकॉज fight has to come to a valid end at one point of time. With Iran, it's like सर पैर की बात। वो न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाता है, वेपन बनाता है, और अमेरिका कहता है कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते। ईरान कहता है क्यों? अमेरिका कहता है क्यों? कि आप नॉन स्टेट एक्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं। आज हाउदी रिबल्स के पास अगर ड्रोन है, ऐसा अमेरिका बता रहा है, मैं मान नहीं रहा हूँ इस बात पे, पर जो ड्रोन अटैक हो रहा है वो हाउदी रिबल्स कर रहे हैं। वो ड्रोन आया कहाँ से उनके पास? हमास के पास इतने रॉकेट्स आए कहाँ से? और अल्लाह का रहम ही है कि वो रॉकेट्स न्यूक्लियर नहीं थे। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाए और वो हमास और हाउदीज़ को दे दे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो एक कंट्री है जिसका डिप्लोमेसी, फॉरेन आउटलुक, इंटरनेशनल आउटलुक या इंटरनल रेजिम वो कम्प्लीटली ऑफ द बुक चल रहा है, और उसका एक्शन रिएक्शन क्या होगा पता नहीं रहता है। तो ऐसे में एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट जिसके ऊपर है उसके ऊपर आप रिलाय पूरी तरीके से उसके आश्वासन पे भी नहीं कर सकते, और उसको आप बहुत ज़्यादा कॉर्नर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर ऑब्वियस रिएक्शंस देगा। तो दैट इज द पॉइंट। रशिया लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल आउटलुक उसकी बात करें, इंटरनेशनल उसकी जो पॉलिसी है काफ़ी काफ़ी वेल डिफाइंड है, काफ़ी ऑगमेंटेड है, काफ़ी क्लियर है। तो रशिया जैसे देश से फिर भी आप बात कर सकते हैं। रशिया और ईरान में ज़मीन आसमान का अंतर है। भैया अमेरिका भी तो यही करता ही है, आर्म्स तो वो भी with प्रोवाइड respect to करता है India, पूरा। with respect to India, yes, America is a country that we really cannot rely on. We are saying internationally, अपॉर्चुनिस्टिक है सर एकदम। हाँ, तो अब तो गलत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका अपनी जगह पे गलत है। अमेरिका ने नॉन स्टेट एक्टर्स को भी सपोर्ट किया है, ऐसा भी एलिगेशन है और कहते हैं। लेकिन लार्जली उसका पर्पस क्या था क्या नहीं था वो अमेरिका जानता है। तो अब हमेशा एक ही बात होती है लड़ाई झगड़े में, मुर्गी पहले आई कि अंडा। भैया तालिबान बनाने का क्या पर्पस था अमेरिका का? सोवियत प्रेशर, सोवियत मूवमेंट, सोवियत इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम करना। And what I think जैसे ईरान is not it analogous to नॉर्थ कोरिया, या कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का नॉर्थ कोरिया वाली हरकतें करता है ईरान। नहीं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। नहीं लाइक वही तो बोल रहा कि लाइक एग्जैक्टली सेम नहीं, बट काइंड ऑफ वही सब चीजें हैं। हाँ, मतलब वही देखो, आप ऐसे नहीं, आप 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी, इन तीनों सेंचुरीज में अलग अलग एरियाज कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं और अलग अलग इंटरेस्ट व्यू पॉइंट्स रहे हैं, है ना। आप चारों सेंचुरीज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, अब ये नहीं कह सकते कि यार 15वीं सदी में अकबर ने भी तो पूरा पाकिस्तान और सिकंदर और सिंध और पूरा कैप्चर करने का सोचा था, तो आज हम भी चले जाएं। समझ रहे हैं बात को? 18th 19th 20th तो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं, आप उसको ऐसा नहीं कह सकते आज 1945 में जो गलतियां हुई हैं उसको तो तुम 2045 में सुधारोगे आके। अगर यही चलता रहेगा तो हर सेंचुरी में, एवरी सेंचुरी विल बी बिकम एन एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। So right now, what is the positioning of Iran?
And what has America done in the 20th century, 19th century? For that matter, Britain has done in the 18th and the 17th century. Now, current countries cannot act with a feeling of vengeance or a feeling of retaliation. How will you move forward? You cannot. So that is where the dimensions and the dimensions of 21st century policy making or international relations and everything is very very much, changing at a very fast pace. So the only trust deficit with respect to Iran is that, okay, you want to have nuclear technology, have it, but how will you ensure that you are not providing it to non-state actors? ठीक है, अमेरिका ने अगर तालिबान बनाया, पर अमेरिका ने उसके हाथ में जाके मिसाइलें बंदूकें नहीं रख दी जाके कि तू इसका इस्तेमाल कर, बंदूकें नहीं दी उन लोगों को, सपोर्ट करते थे पैसे से। हाँ, ये है, निकारागुआ खुद एक कंट्री है जहाँ पे अमेरिका ने एक टाइम पे ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रमोट किया था और अपनी गवर्नमेंट बिठाने की कोशिश करी थी। यही काम उसने वेनेजुएला में भी करा है। तो ये वाले पोजीशनिंग है, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ कि इसमें साइलेंटली तुमको कौन दिखाई दे रहा है? फ्रांस का पोस्चर तुम समझ गए, अमेरिका और ईरान, जो पूरा ऊपर से लेके न्यूज़ हम अभी तक कर रहे हैं, इसमें आपको दो देश जो एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं वो कौन है? अमेरिका और ईरान। क्या कहीं पे भी आपको अमेरिका और चाइना के बीच में इस तरह की पोस्चरिंग दिखाई देती है? नहीं। क्या ऐसी पोस्चरिंग आपको इंडिया चाइना के बीच में दिखाई देती है? नहीं। क्या ये सिचुएशन आपको रशिया अमेरिका के बीच में डायरेक्टली दिखाई देती है? नहीं। यानी कि हर कंट्री के अपने कॉन्फ्लिक्टिंग रीजंस भी बहुत अलग अलग हैं। इंडिया की चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट टेरिटोरियल है और इकोनॉमिक है। ना हमारा उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से मतलब है, ना ही चाइना से हमें न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, ना ही चाइना से हमें बायोलॉजिकल वेपन्स का खतरा है, ना ही केमिकल वेपन का खतरा है, ना ही दोनों देश एक दूसरे की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इंटरफेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हांगकांग का जो प्रोटेस्ट चल रहा था चाइना के अगेंस्ट, इंडिया ने कहा जो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से न्याय संगत है वो करिए, हमारा अपना से कुछ सच नहीं है। कश्मीर के ऊपर जब चाइना बोलने की कोशिश करता है तो इंडिया आउटराइटली कहता है कि चाइना यू कैन नॉट स्पीक। तो चाइना इंटरनेशनली बोलता भी नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान को कहता है कि उकसाता है कि तू बोल तू बोल। तो इंडिया का चाइना के साथ टेरिटोरियल है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं है। ईरान और अमेरिका तो अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ रहे हैं। दो ऐसी कंट्रीज़ अगर जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ रही हैं, इनको आप रोकोगे कैसे? ईरान अगर अमेरिका के खिलाफ चला जाएगा तो नेचुरल उसके पार्टनर्स हो जाते हैं इस टाइम पे रशिया और चाइना। दे विल बैक ईरान, भले ही ईरान कितना भी गलत कर रहा हो। अब ऐसे केस में इंडिया क्या करेगा? बहुत ज़्यादा रस्सा कस्सी में आप पिस के आप बर्बाद हो जाओगे, दैट्स वेरी ट्रू। क्योंकि अभी अभी कल ही की बात है, 200 किलोमीटर दूर, गुजरात से 200 किलोमीटर दूर एक शिप था, क्या नाम था उसका, साई बाबा। इट वॉज गोइंग टू गबॉन, उस पर ड्रोन अटैक हुआ है। 3 कंटेनर शिप्स पे अटैक हो चुका है अभी तक। लेकिन इंडिया ने देखो, एस जयशंकर एक यूनिवर्सिटी विजिट करने गए और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है, उसमें कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी। उस पर हमारे एक्सटर्नल एस जयशंकर ने अमेरिका पे कैसे निशाना साधा, ज़रा आप ये देखिए। एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट फोर्सेस आउटसाइड इंडिया शुड नॉट गेट स्पेस। External Affairs Minister S. Jaishankar on Saturday expressed concern over the vandalism of Hindu temple with anti-India graffiti in the US and said extremists and separatist forces outside India should not get such space. Now, if you are clever or if you are prudent, you will find that this is an indication to Indian diaspora abroad, which is largely Hindu. That is the political messaging. As Jaishankar is talking about vandalism of Hindu temple. So that is how India, using the Indian diaspora, India can create volatile political situations in these countries. If Justin Trudeau can be backed by a Khalistani supporter,
then naturally it can be there that today the participation of Donald Trump, the Indian diaspora might be saying that we'll vote for Donald Trump, not for Joe Biden, maybe. Because Donald Trump is the person who comes to power, he will resolve the conflict in a single day. He's a businessman. Joe Biden wants war, wants the white supremacy to continue. Donald Trump is all about let the money flow. You can have your piece of land, just give me some money. He's like that. So this can be done. And see, this is where these are the things that you cannot get if you're just reading the newspaper in silos. You will not be able to understand. It's obviously the current affairs are also not of single days paper. 3 दिन के अखबार से अलग अलग न्यूज़ के एलिमेंट्स निकाल के trying to paint a story before you, a narrative before you that will help you in understanding the posture. The Consulate General of India in San Francisco strongly condemned the defacing of the temple. Over the absence of US and Canada from the list of partner countries for the 10th Vibrant Gujarat Global Summit, Mr. Jaishankar said he would not put any political meaning to this, but obviously there is a political meaning to this. So there is this 10th Vibrant Gujarat Global Summit. Where US and Canada are not invited. Okay. And you also know one thing, that India is about to host the meeting of Quad in India in 2024. Look at Joe Biden. Now Quad is a grouping where Australia, India, Japan, largely, and America will come together face to face. जोई बाइडेन सेड हम आ नहीं पाएंगे. जनवरी में ये मीटिंग होनी थी. जोई बाइडेन ने कहा सॉरी हम आ ही नहीं पाएंगे. हम लोगों ने सोचा था जिस समय क्वाड की मीटिंग कराएंगे, 26 जनवरी का सेलिब्रेशन कराएंगे, भाई को 2 मिठाई खिलाएंगे, घर भेजेंगे. भाई बोला हम आ नहीं पाएंगे, एरिक गारसेटी आएगा मेरी जगह पे. तो हमने बोला एक काम करो, फिर जब अमेरिका आएगा ही नहीं क्वाड पे, तो हम उसको क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे. जैसे ही अमेरिका को हम क्वाड में बुलाएंगे, तो तुमको क्या लगता है अमेरिका से हम क्या बात करेंगे? अमेरिका से हम दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि बंद करो गाज़ा पे वायलेंस, उस जंग की दिक्कतें हमारे घर तक आ रही हैं. जापान बोलेगा कि चाइना भी अब काफ़ी अग्रेसिव हो रहा है उस जगह पे, व्हाट टू डू अबाउट इट. ऑस्ट्रेलिया बोलेगा क्या करना है फिर पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में ट्रेड का. अमेरिका मुंह कैसे फेर सकता है आज? क्यों? क्योंकि क्वाड का आज वो मीनिंग जो अमेरिका उसको देना चाहता था, क्या कहना चाहता था कि ये मिलिट्री और वॉर टाइम है. क्या है ये? अगेंस्ट चाइना है, एंटाई चाइना बनाया गया है, चाइना का प्रभुत्व कम करने के लिए बनाया गया है. इंडिया ने वो मीनिंग पूरा नहीं होने दिया. अब एक क्वाड में अमेरिका मुंह फेर रहा है भारत से. क्यों? क्योंकि इंडिया अमेरिका की से मुंह फेर के रखा हुआ है इजराइल के मुद्दे पे. यानी अगर क्वाड को एनफोर्स कराना है तो दोनों कंट्रीज को साथ में आना पड़ेगा, दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करनी पड़ेगी. यानी क्वाड के मीनिंग पे क्वेश्चन मार्क है कि आफ्टर ऑल क्वाड कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है. और ऐसे टाइम पे जब इंडिया को होस्ट करना है, जब G20 इंडिया ने होस्ट किया, तो पूरी दुनिया ने कहा, पूरी दुनिया ने इंडिया की वाइब्रेंसी का लोहा माना और बोला कि ये अभी तक का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा G20 इवेंट है. तो इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने कल्चर की मैग्नानिमिटी को डेफिनेटली शोकेस किया, लेकिन अपनी पॉलिटिकल मेटल और मिलिट्री मेटल को कैसे वो शो कर सकता है, क्वाड को क्या मीनिंग मिलेगा 2024 में, इस पे ज़रूर नज़र बना के रखिएगा. क्योंकि दिसंबर आपके लिए बेस है for the current affairs of 2024. And again, this ship is also related, this particular news is also related to this. Remember one fact only, two facts from this particular news. First, that जो अटैक हुआ है by drone, vessel with 20 Indians on board hit by drone, Navy Coast Guard step in.
What you need to remember is the name of the ship, Camp Pluto. Camp Pluto recently attacked. Camp Pluto recently attacked in Red Sea. ठीक है? And there were Indians as well as Vietnamese people. And the other is Indian Coast Guard सर्विसेज जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो शिप लॉन्च किया, सॉरी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इंडिया कैसे रिस्पॉन्स किया? इंडिया रिस्पॉन्डेड by doing two things. First, sending Indian Coast Guard ship Vikram near this Camp Pluto and Dornier aircraft surveillance. Dornier aircraft से शिप को कितना डैमेज हुआ है या क्या पोजीशन है वहाँ पे, उसके तहत हमने सर्वेलेंस किया. यानी हमारे यहाँ पे कोस्ट गार्ड वर क्विक टू रिस्पॉन्ड. A Coast Guard Dornier aircraft reached the location for visual inspection and established communication with Camp Pluto. Camp Pluto reportedly commenced its voyage from United Arab Emirates on December 19 and was scheduled to arrive New Mangalore port on December 25, the Coast Guard stated. So it was about to dock, and it is about to dock to India, obviously, Camp Pluto, but already it has been attacked. And the ship belongs to which country? Liberia. Liberia flagged merchant vessel Camp Pluto. These are the facts that you will remember. ये डेवलपमेंट है आपके करंट अफेयर्स का. ये मई के महीने में हिस्ट्री बन जाएगा. मई में जाके तुमसे पूछेंगे वो सबसे पहला शिप कौन सा था यार जो इंडिया की तरफ आ रहा था जिस पे अटैक हुआ था. बोलोगे सर याद नहीं है. इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का कौन सा शिप था जिसको रिस्पॉन्स में भेजा गया? बोलोगे सर याद नहीं है. लिख लो अभी. क्लियर हो गया? तो ये तो चल रही हैं द हिंदू की इनसाइट्स. इंटरनेशनल इनसाइट्स हो गई हैं यहाँ पे ख़त्म. ठीक है. और इम्पोर्टेंट एक जो था वो कहाँ चला गया? जो इम्पोर्टेंट है अभी, उसके बाद सबसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफाइल हमारे सामने आई थी. वो प्रोफाइल थी शेख हसीना के ऊपर. और शेख हसीना, क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो बांग्लादेश में जो लीडर हैं वहाँ पे अवामी लीग पार्टी की, उनका नाम है शेख हसीना. शेख हसीना के लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है क्योंकि शेख हसीना के ऊपर एलिगेशन है ऑपोजिशन का कि इलेक्शंस जो हो रहे हैं वहाँ पे फ्री फेयर नहीं हो रहे. चुनाव जो हो रहे हैं फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे. तो पहला सवाल तो ये है कि क्या सर इस तरह के आर्टिकल्स को हमें इतना इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है? इसमें इन डेप्थ कुछ भी नहीं है. हम वही डिस्कस करेंगे सिंपल तरीके से जो आर्टिकल में डिस्कस्ड है. और ये भी याद रखिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा क्लैट का शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश के फाउंडर, फादर ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान से रिलेशन है शेख हसीना का भी. द वर्ड शेख इज फ्रॉम दैट पर्सन ओनली. बांग्लादेश में जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक अवामी लीग है जिसकी शेख हसीना है, दूसरी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, जिसकी बहुत प्रबल नेता हैं खालिदा जिया, जो हाल फिलहाल तो शायद जेल में है. खालिदा जिया और शेख हसीना, 2 वुमेन लीडर्स इन बांग्लादेश. खालिदा जिया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, it has a posture which is anti-India, pro-Pakistan. In 1971, when India was fighting against Pakistan for the liberation of Bangladesh, it was the founders of BNP who supported Pakistan, whereas it was Sheikh Mujibur Rahman who was backed by India. And that is why you will find that during the years of Sheikh Hasina
in Bangladesh, a lot of agreements have taken place with respect to Tista River, with respect to Ganga water sharing, with respect to land boundary agreements, with respect to allowing visa-free movement of people from Bangladesh to India and India to Bangladesh. A lot of infrastructure initiatives like providing diesel engines to Bangladesh as well as construction of bridges in Bangladesh. This indicates that Sheikh Hasina is pro-Indian. You will also find that at one point of time, there was the issue of, you can say, military dictatorship in Bangladesh. चुनाव होते हैं, चुनाव सरकार का टर्म जब ख़त्म होता है फिर दोबारा चुनाव अनाउंस होते हैं, तो जो गवर्नमेंट जो जा रही है और जो नई गवर्नमेंट जो चुनाव के बाद आनी है, उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट आनी चाहिए. कैसी गवर्नमेंट? केयर टेकर गवर्नमेंट. जैसा कि इस समय आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट इस समय पाकिस्तान में है. शहबाज शरीफ इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर. वैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट क्या बांग्लादेश में भी होनी चाहिए? शेख हसीना का कहना है कि नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न हमने हटा दिया है. फिर सवाल आता है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोविज़न अगर पहले था तो उसको हटाया क्यों? सिंपल सा रीज़न है, चुनाव के दौरान कंट्रोवर्सीज. शेख हसीना को जेल में डाला गया है. शेख हसीना को जीतने के बाद भी पोजीशन लेने दी नहीं गई है कई बार. और शेख हसीना ने खुद ने देखा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट पे मिलिट्री किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है और तुरंत डिक्टेटरशिप हो जाती है. इलेक्शंस और इलेक्शन रिजल्ट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं और मिनिस्टर्स पे करप्शन चार्जेस मिलिट्री लगवा देती है. केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से बार बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप बांग्लादेश में आ रही थी. तो यहाँ पे इसी सभी एपिसोड्स के बारे में बात किया गया है. और लीगल क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक ही है कि क्या है आफ्टर ऑल लीगल पोजीशन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, बिकॉज दैट इज द रूट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी. द सेकेंड क्वेश्चन दैट कम्स हियर इन elections in Bangladesh is also this, that right now opposition has stated that we are going to boycott elections. Boycott elections. Imagine a situation today, and I think it would be a lovely situation to watch, that the political grouping of India, INDIA, I should not say India, I should say I.N.D.I.A. chooses to boycott elections. Such a happy place India would be, but that also shows that democracy is not able to function well. There is only one party, people are voting for that one party, other political parties are not participating in the elections, then the outcome of that particular election is not to be considered to be the true, you can say, mandate, है ना. अभी है क्या कि ये जो पार्टी है बीएनपी, ये क्यों बॉयकॉट कर रही है इलेक्शंस को? इसको तो पार्टिसिपेट करना चाहिए ना, अवामी लीग के खिलाफ करना चाहिए. बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीएनपी पार्टी का कहना है कि नहीं नहीं, चुनाव जब होगा तो उस समय शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन के साथ मैनिपुलेशन करती हैं. शेख हसीना को ये डर है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोविज़न उन्होंने इंट्रोड्यूस कर भी दिया तो क्या पता कि वो इतने सालों से बांग्लादेश पे रूल कर रही हैं और उनके खिलाफ सियासत हो जाए और आर्मी और बीएनपी साथ में मिल जाए. क्योंकि ऐसा हो चुका है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज शेख हसीना के अगेंस्ट जा चुकी हैं. तो मामला केयर टेकर गवर्नमेंट का है, पर मामला ये भी है कि जिस तरीके से ऑपोजिशन बॉयकॉट कर रहा है, एक प्रोटेस्ट टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और इफेक्ट हो रही है बांग्लादेश की डेमोक्रेसी या उसका डेमोक्रेटिक आउटकम. तो इन्हीं लीगल क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर प्रोफाइल वाले टॉपिक को यू गॉट टू रीड. ऑल्सो ध्यान दीजिएगा, एक टाइम पे शेख हसीना भारत में रेफ्यूज ले चुकी हैं 6 साल के लिए, जब उनके पिता की हत्या की गई थी 15 अगस्त 1975, 15 अगस्त 1975.
को. And guess what? This has been a previous year question in CLAT. The exact question. What was the date of assassination of Sheikh Mujibur Rahman? So this is why, and this is how you will study. Look at the highlighted portions, right? Also, facts, I'm going to tell you. What are the areas that you need to look into? I'm going to tell you. You got to read it later on, right? So the very first thing is that the foundation of Awami League, Sheikh Hasina ki party, is associated with 1971 India-Bangladesh war, right? There is this Operation Searchlight. Operation Searchlight. It was the name of the operation by Pakistan against democratically elected party Awami League under Sheikh Mujibur Rahman. Operation Searchlight was the operation conducted by Pakistan, right? The next fact that you need to remember is a movement which is very recent in Bangladesh, Shahbag movement. CLAT consortium will give you this question that Shahbag movement was seen in which among the following neighboring countries of India? Question can be like this also. If they have to ask you statement based questions, then they will say, what was the particular reason why Shahbag movement was seen in one of the neighboring countries of India? Now you need to remember that during the liberation of Bangladesh from Pakistan, there were certain minority factions against whom war crimes were conducted. And in the picture, we have Abdul Qadir Mullah. Abdul Qadir Mullah is a politician, very well-known politician of Jamaat-e-Islami Party of Bangladesh. He is convicted and was basically sentenced to death by an international crimes tribunal formed in Bangladesh after the liberation of Bangladesh and Awami League came to power. उसकी डेथ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट करने का प्लान चल रहा था. उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट चालू हुआ 2013 में, उस मूवमेंट का नाम है शाहबाग मूवमेंट. शाहबाग मूवमेंट, अ मूवमेंट दैट वांटेड हार्शेस्ट पनिशमेंट्स फॉर war crime of you can say criminals, right? So this is the movement of 2013. Now after Sheikh Hasina, who are going to run the party? So very important fact also that we have seen in the same year is that the daughter of Sheikh Hasina, that is Saima Wazid. Saima Wazid has been in news very recently because she has been made the director of Southeast Asia region, World Health Organization, prompting criticism of nepotism. Saima Wazid. तो ये भी न्यूज़ हमारे 2023 में आ चुकी है साइमा वाजेद के ऊपर, और ये उससे रिलेटेड पूरा फैक्ट है. सबसे पहले आपको नोटिस करना है इसमें कि किस तरीके से शेख हसीना को इंट्रोड्यूस किया गया है. शेख हसीना जब पावर में आई बांग्लादेश में, तो उन्होंने ऐसे चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया जिसके ऊपर करंट गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था. फ्लड और डिज़ास्टर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बांग्लादेश में, उसको कोई डिस्कस नहीं करता था. शेख हसीना तुरंत ही फ्लड प्रोन एरिया में, डिज़ास्टर अफेक्टेड एरिया में पहुंच जाती थी और एक नॉर्मल चेहरा कॉमन पेन के साथ लोगों के साथ बनती चली गई. इट ऑल्सो रेजेस वन एथिकल क्वेश्चन दैट यू शुड थिंक, क्या फ्लड और डिज़ास्टर जैसी प्रॉब्लम्स जो ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करती है, इस पर सियासत होनी चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्या ऐसी कोई सिचुएशन आपको इंडिया में देखने को मिलती है? क्या सेम सिचुएशन आपको इंडिया में देखने को मिलती है कि फ्लड एंड डिज़ास्टर को पॉलिटिसाइज किया जाता है? अगर किया जाता है तो कहाँ? क्या लगता है आपको? बोलिए. भैया एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन. फ्लड एंड डिजास्टर इशू को क्या इंडिया में पॉलिटिसाइज कहीं पे किया जाता है?
क्या आपने ऐसा कभी होते देखा है? जोशीमठ वाला मे बी, जोशीमठ में पॉलिटिक्स क्या हुई है? लाइक जैसे बोले थे बीजेपी रूल गवर्नमेंट में भी इस टाइप से हो रहा था। एक और चीज़ है जैसे अभी हिंदू में रिसेंटली आ रहा था, पॉलिटिसाइजेशन तो नहीं है पर वो ऐसा था कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे थे वो लोग, चेन्नई फ्लड्स वाली चीज़ में जो भी हुआ हाँ, था। exactly. The my point is that this same scenario is seen when it comes to southern states in India. If you take Tamil Nadu, if you take Odisha, if you take Andhra Pradesh, if you take Kerala, for that matter, Karnataka, Maharashtra, but largely the states on the eastern and the western coast. These states are affected by cyclones almost like twice, thrice every year. And these cyclones are governed under National Disaster Management Act. Under National Disaster Management Act, central government is bound to provide relief funds to states. These states are also being run by opposition governments, which are largely against BJP. So they use it to corner, to target BJP at times. This is also there, and that has same happened in Bangladesh at one point of time. Why did Sheikh Hasina and Khalida Zia form an alliance in 1987 in Bangladesh? That is the one aspect that BNP party and Awami League did come together at one point of time in 1987 in Bangladesh. Why? Because they wanted to oust the military dictator. Has any such similarity? Does it have any similarity with respect to what is going on in Sudan right now? Absolutely yes. In Sudan, the two rivals which are there, that is the Burhan and the other one is Dagalo. Both of these persons came together to oust the military dictator at that point of time in 2019. Omar Bashir, I guess, was the name. Now they are fighting against each other. And same is the situation in Bangladesh also. Sheikh Hasina and Khalida Zia came together at one point of time and now are political arch rivals in Bangladesh. Notice the important agreements that Bangladesh has with India. Here you will find a lot of judgments, a lot of 2008 में आई तो उन्होंने एग्रीमेंट किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट किया, और चकमास एक ग्रुप है और दूसरे उल्फा एक आउटफिट है, यानी नॉर्थ ईस्ट में उल्फा को मदद करती थी बीएनपी पार्टी एक टाइम पे, ठीक है। और हमारे यहाँ पे एक ट्राइबल ग्रुप है चकमास चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट में, जिनके साथ 1997 में पीस ट्रीटी करी थी बांग्लादेश ने। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान देना रहेगा, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है सारे फैक्ट्स को। प्लीज़ रिमेंबर यू हैव टू अपीयर इन द पेपर, द टास्क इज़ योर्स टू रीड इट, टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट, कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट, United Arab Emirates has announced a new fund and the name of the fund is Altera. What is the name of the fund? Altera. Why United Arab Emirates has announced a fund? Because it was the host of COP 28. So अपनी कॉपी में please write this down. UAE announced new climate fund Altera. What is Altera? क्वेश्चन तो ये पूछेगा what is Altera, ठीक है। What is Altera? Please write this down. What is Altera? So the corpus is $30 billion. एक्चुअली क्या है, डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री से पैसा बहुत ज़्यादा मांग रही हैं, कह रही हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए, आई नीड मनी। नाउ दैट मनी हैज़ नॉट बीन मोबिलाइज्ड सो फार। मोबिलाइज मतलब डेवलप्ड कंट्री देने को इंटेंशन तो है देने का, पर अभी तक कोई भी अमाउंट जो उन्होंने कमिट करे थे, $1 बिलियन कमिट करा था, पहुंचा नहीं पाई हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने COP 28 में ये काम कर दिखाया है और बोला है कि जो भी स्मॉल मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं ना, उनको हम क्या करेंगे, पैसे प्रोवाइड करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि यूएई कह रहा है कि कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे इंडिया के लिए उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि इंडिया में
6 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे, 6 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पैसे देंगे, जिसमें लार्जली विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स को लगाएंगे। अब 1 गीगावाट में कितने मेगावाट होते हैं? 1000 मेगावाट होते हैं। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? भाई क्लाइंट ने पूछे हैं ऐसे सवाल 19 के पहले, है ना। कब तक का प्लान है? 2025 का। इंडिया में क्या कमिटमेंट है? 6 गीगावाट का। क्या करना है? विंड प्रोजेक्ट और सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। इस फंड का चेयर कौन है? तो नाम है सुल्तान अल जबेर। सुल्तान अल जबेर किस कंपनी के फाउंडर हैं, या इस समय सॉरी चेयरपर्सन है? तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के सुल्तान अल जबेर पे आरोप क्या लगा था? सुल्तान अल जबेर पे यही आरोप लगा था कि तुम खुद एक तेल की कंपनी के मालिक हो और तुम क्लाइमेट चेंज की मीटिंग को हेड कर रहे हो। तो सुल्तान अल जबेर कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और इस बार आपको दिखाई भी दिया कि फ्यूल के लिए, पेट्रोल के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए COP28 में। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कोई सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाए, उल्टा मुद्दा कोल की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, कोयले की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। फॉसिल फ्यूल्स को कब तक ख़त्म कर देना है, कब तक उसका यूज़ ख़त्म कर देना है, उसके बारे में कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं पाए। ऑब्वियसली बिकॉज तुम एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री में क्लाइमेट चेंज समिट करा रहे हो, तुम उनकी इकोनॉमी के खिलाफ डिसीजन उन्हीं की कंट्री में बैठ के ले लोगे? इम्पॉसिबल। आर यू गेटिंग दिस? सब सो गए। अल्टेरा फंड का जो सीईओ है उसका नाम माजिद अल सुवैदी है। इस क्लास की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बाद में कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अबू धाबी लोकेशन में है। मेन क्या है? प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना है। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, राइट? प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। सर व्हाट इज दिस प्राइवेट कैपिटल? वो कैसे होगा? लाइक मतलब प्राइवेट कैपिटल का मतलब यही हो गया कि कंपनीज को बोलेंगे। यूएई गवर्नमेंट यहाँ कि पे कुछ पैसा नहीं लगाएगी। अच्छा, ओके ओके। यूएई की कोई कंपनी होगी प्राइवेट सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी की, उसको बोलेंगे चलो बेटा इंडिया चलो, जाओ वहाँ पे प्लांट लगाओ, सोलर पैनल लगाओ, लाइक दैट। ठीक है, यहाँ लिखा तो है फिर कंपनीज को क्या मिलेगा? फिर वो भी तो बात है, क्या? कंपनीज को क्या मिलेगा? कंपनीज को क्या मिलेगा? सरकार अच्छा पैसा ओके, उनको दे रही सो है। इट्स लाइक सरकार पैसा दे रही है एंड कंपनीज को दे रही है। हाँ, और कंपनीज को क्या मिलेगा? ऑपरेशन कॉस्ट, प्रॉफिट, ओके, बिजली बेचेगी वो। श्योर। By 2030, emerging markets and developing economies will require reportedly 2.4 trillion every year to address climate change. Look at the amount of money the developing countries want. 2.4 trillion every year. Who is the CEO of Altera Fund? Majid Al Suwaidi. Now these are ALET questions. ALET loves these types of questions. ALET loves these types of questions. Look at the paper of ALET this year. They have asked direct current affairs, but direct current affairs में बहुत डेप्थ में नहीं गए, ऊपर ऊपर से सारे टॉपिक्स के बारे में पूछे हैं। बहुत वाइड था इस बार का ALET, सो मेनी टॉपिक्स, डेप्थ बिल्कुल भी नहीं थी उनके करंट अफेयर्स में। तो आपको भी अभी भी जो भी कर रहे हैं, वी आर अगेन सेइंग वी आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट and not for any other GK specific examination. So we are trying to only focus on the superficial information. By 2030, emerging markets will need that kind of money. What are the possible question areas that can be there? So which among the following country has founded Altera? Altera is seen in the news is related to. Who among the following is the CEO of Altera? Why COP28 President Sultan Al Jaber was under criticism? These are the set type of questions that CLAT can throw at you. Sir, what is the exact designation of Sultan Al Jaber in the UAE government? So, like, Minister of what? Petroleum की, like, क्या oils? What? He is the CEO of a national oil company, Abu Dhabi National Oil Company का CEO है, यानी पॉलिटिकली एसोसिएटेड है गवर्नमेंट से। हमारे यहाँ पे भी तो ऐसा करते हैं ना कि नीति आयोग का बहुत बड़ा नीति आयोग का अगर इकोनॉमिस्ट है या आईएएस ऑफिसर है तो उसकी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जनरल मैनेजर बना देते हैं। इंडिया में भी तो यही होता है।
So he's not like a minister or something. He is not a mantri. No. He is not Okay, an okay. elected I person. always thought मंत्री है. नहीं, he is a CEO of Sultan Al Jaber is a CEO. थोड़ा यूएई अलग चलता है ना, यूएई थोड़ा थोड़ा कैपिटलिस्ट है, थोड़ा अलग चलता है वो, Right, right. राइट. तो सुल्तान अल जबेर क्यों क्रिटिसिज्म में थे वो भी आपको पता चल गया, और अल्टेरा से कैसे And connection है. it's like जैसे कि अबू धाबी नेशनल कंपनी तो कहीं ना कहीं लाइक PSU होगा, इस टाइप से होगा, तभी वो लाइक एग्जैक्टली गवर्नमेंट का पैसा है उसमें जो भी है. ठीक है. तो ये वाले करंट अफेयर्स अभी द हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू से करे हैं. इन डेप्थ थोड़ा सा अभी टेलीकॉम बिल को कवर करना है, और इन डेप्थ कवर करना है हमें ये लॉ को, क्रिमिनल लॉ के प्रपोजल्स को. ये आज का आर्टिकल है, तो इसको अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे. ये हमारे द हिंदू इनसाइट्स के नेक्स्ट सेशन के साथ ऐड हो जाएगा. ठीक है. तो आज की न्यूज़ में आपने COP28 से रिलेटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अल्टेरा फंड के बारे में देखा, अवामी लीग बांग्लादेश में होने वाले नेक्स्ट इलेक्शंस के बारे में, और केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर क्या लीगल चैलेंजेस हैं उसके बारे में देखा. किस तरीके से शेख हसीना और BNP के बीच में लड़ाई चल रही है, खालिदा जिया, साइमा वाजेद और शेख हसीना जैसे 3 नाम आपने यहाँ पे देखे. उसके बाद आपने जो वेसल है जो इंडिया की तरफ आ रहा था, ICJS विक्रम, इंक्लूडिंग यू रेड अबाउट दिस Camp Pluto ship, which was bound towards India, was attacked. You also understood how France is having the power to ask a plane bound for Nicaragua to land into India, along with the difficulty that India is facing right now and the meaning of the word consular access. How has India largely responded and tried to accommodate the sentiments of Indian diaspora towards the Indian cause, Indian international cause? We also try to understand that how Indonesian presidential elections are going to change the dynamics, because at one side we have a very stronghold person, Joko Widodo, who is a very well-known person, has hosted also G20 members and everything, but there is a new person, Anies Baswedan, coming with 2 very new sort of political you can say manifestos, and which are targeting corruption as well as economic inequality. We also try to understand why Indonesia is so important for India in this, and what are the important choke points. So Strait of Malacca is near Indonesia. Then we also try to understand Iran, Mediterranean Sea, Houthi rebel conflict, and why after all a UN brokered peace is important in Yemen. So this was from the Hindu Insights from today's class. We are quickly moving to current affairs for the day. After a break of 10 minutes, I'll start the meeting again, and we'll then settle down to current affairs for the day. Okay? So I'm shutting down the meeting as of now. After 10 minutes, I'll start again with current affairs.